वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज शुरू कर रहे हैं पॉलीमर। ये आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की यूनिट 5 है और इसके अलावा आपने 12 में भी इसको पढ़ा होगा एंड होपफुली जो ग्रेजुएशन किसी दूसरी स्ट्रीम लाइक बीएससी या किसी दूसरी क्लासेस में है वहाँ पर भी पॉलीमर इनफ सिलेबस अवेलेबल है। लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर पॉलीमर्स? So simple, the word polymer, poly meaning many and mers meaning part, means क्या हुआ कि many parts have joined together to form a giant molecule, यानी कि बड़ा सा molecule बनाते हैं. So it is composed of large number of repeating units of identical structures and those identical structures are called as monomers. So suppose we have formed polythene, the very common type of polymer, polythene, जिसको एग्जैक्ट नेम केमिकल नेम क्या हुआ पॉलीइथीन we have written here. So it is composed of ethene, means large number of ethene molecules will combine together to form polythene. Okay, so now this ethene molecule is monomer and polythene is polymer. Obviously its molecular mass will be very high. एक certain example, we are surrounded with polymers, those may be natural, those may be synthetic, किसी भी टाइप के हो सकते हैं. जैसे आपने कहा नेचुरल पॉलीमर्स, आपके पास सेलुलोज है, एमाइलोज है, ठीक, ये हो गए पैक्टिन्स हैं. एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग नेचुरल पॉलीमर्स, डीएनए एंड आरएनए, दोज आर पॉलीमर्स जिससे कि जेनेटिक कोड और हम सबका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है. दोज आर ऑल नेचुरल पॉलीमर्स. रबर इज आल्सो नेचुरल पॉलीमर. बिसाइड्स दिस वी आर सराउंडेड विथ सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसमें कि नायलॉन्स हुआ, पॉलिएस्टर्स हुआ, बहुत सारी चीज़ के हमारे क्लॉथ्स में या फिर जितने भी टाइप की चीज़ें हम देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर सिंथेटिक पॉलीमर्स. एक्चुअली दिस एरा इज ऑफ पॉलीमर्स. हम लोग उससे घिरे हुए, हालांकि इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है. पॉल्यूशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जो क्रिएट होती है. वी विल डिस्कस इट अगेन, बट नाउ वी आर गोइंग इन अनदर सेक्शन, उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन. ठीक है. हाँ, एक और चीज आप देख सकते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, कितनी ज्यादा रिपीटिंग यूनिट्स है. कुछ हो सकते हैं हाई पॉलीमर, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं. कुछ एक में लिमिटेड, जैसे 10, 14, 15, तो मोनोमर यूनिट्स अगर जुड़े हैं तो उसे ओलिगोपॉलीमर्स बोलते हैं. बट वी आर डीलिंग विद पॉलीमर्स एज अ होल, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स और जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. How can we classify the polymers? Polymers can be classified in many ways. For example, first, on basis of chemical structure, those may be homopolymer or copolymer. On the basis of chemical structure, those may be homopolymer or copolymer. We have dictated here. Homopolymer क्या है? Consist of identical monomer units. Suppose monomer units have been represented by A. इस तरह से जुड़ते हुए चले गए तो ये क्या है? होमोपॉलीमर है. मतलब कि जो, जैसे आपका एक एग्जाम्पल था पॉलीथीन, तो पॉलीइथीन किससे बना हुआ था भाई? इथीन से बना हुआ था. इथीन से बना हुआ था, मतलब कि वहां पर आपके पास में क्या था? आपके पास में था सिर्फ यही CH2. आपके पास में था CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2, ये इसके मोनोमर थे. और जब ये रिपीटिंग यूनिट्स बना रहे होते हैं तो ये इसके रिपीटिंग यूनिट्स यानी पॉलीमर बना रहे होते हैं, तो वो कुछ इस तरह से होंगे, ऐसे ऐसे जुड़ते चले जाएंगे. अब जब जुड़ते हुए चले जाते हैं तो वहां पर एक बॉन्ड खत्म हुआ. फाइनली सपोज यहाँ पर क्या आ गया? सिंगल बॉन्ड लाइक दिस. फिर यहाँ पर भी क्या है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. हियर इज आल्सो सिंगल बॉन्ड. जहाँ हमने कुछ भी नहीं लिखा था वो सब क्या है? सिंगल बॉन्ड. और ये आगे कंटिन्यू. हम क्या शो करना चाह रहे हैं कि ये क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा. सो दिस इथीन इज मोनोमर एंड दिस इज पॉलीमर. अब आपको कैसे पता चला
जैसे मान लो कि एक रिपीटिंग यूनिट हुई है इथीन, क्लियर। तो ये इथीन एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मैनी इथीन मॉलिक्यूल्स। तो ये एक ही टाइप के जो हैं, एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट्स जो यूज कर रहे हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, होमोपॉलीमर। जबकि कोपॉलीमर में क्या हुआ, इट इज मिक्सचर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स। जैसे आपने कहा ए बी, जैसे आपको मान लीजिए बनाना हुआ कुछ, यू कैन से नायलॉन 66, तो नायलॉन 66 वी विल डिस्कस इन डिटेल। तो वहाँ पर आपके पास में कार्बन यूनिट भी आएगी, ठीक, यानी डायमीन यूनिट, फिर उसके बाद में डाइकार्बोक्सिलिक, डायमीन डाइकार्बोक्सिलिक, डायमीन डाइकार्बोक्सिलिक। तो ए बी इस तरह से शो किया है। कुल मिला के अभी आपको बिगनिंग में इतना समझना है, होमोपॉलीमर क्या है, जहाँ पर आइडेंटिकल मोनोमर हैं, एंड कोपॉलीमर्स क्या है, जिसमें मोनोमर्स एक से ज़्यादा टाइप के हैं। Okay, we can classify on the basis of their polymeric structures. Okay, polymers on the basis of polymeric structures, these may be linear, linear or branched or cross-linked. तीन चीजें हैं, क्या क्या आपको मैं बता दूं, on the basis of polymeric structure they may be linear or branched or cross-linked, तीन टाइप के। वी कैन डिस्कस इट, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर आप समझ ही रहे होंगे। अच्छा, ये कैटेगरी भूलना नहीं है आपको, क्या, होमोपॉलीमर, ए मीन्स मोनोमर यूनिट इज सेम। सो लीनियर आर बोथ, दीज टू आर लीनियर। इनमें से क्या है कि ये लीनियर होमोपॉलीमर है और ये क्या है, लीनियर कोपॉलीमर है, ठीक, लेकिन है लीनियर। देन ब्रांच्ड चेन, जहाँ पर ब्रांचिंग हुई हो, लाइक दिस, दैट्स वेरी सिंपल थिंग टू एक्सप्लेन, कुछ ज़्यादा नहीं है। ये ब्रांच्ड होमोपॉलीमर है और ये ब्रांच्ड कोपॉलीमर है। अनदर कैटेगरी इज क्रॉस लिंक्ड। क्रॉस लिंकिंग मीन्स जो चेन्स है दोज हैव बीन क्रॉस लिंक्ड, जुड़ी हुई हैं बाय सम लिंकिंग एजेंट, ठीक है। जैसे आपने कहा कि नेचुरल रबर दैट इज होमोपॉलीमर, बट अगर उसमें हम सल्फर डाल दें, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। तो वल्कनाइजेशन प्रोसेस अगर हम मान लीजिए करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो कोपॉलीमर। ये एक रबर की एक यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है, ये तीसरी यूनिट है, और अब फिर इनके बीच में सल्फर जुड़ जाता है, एस, लाइक दिस। तो ये क्रॉस लिंकर, ये लिंकिंग एजेंट होते हैं। तो अगर इस तरह से वेरियस लेयर्स जुड़ी हुई है, तो वेरियस लेयर जो जुड़ी हुई हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस लिंक्ड। ध्यान दीजिए, क्रॉस लिंक में कोई लिंकिंग एजेंट है, यानी बीच बीच में जुड़े हैं, वो उसमें ब्रांचिंग नहीं है, जस्ट लिंकिंग है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ब्रांच्ड एंड क्रॉस लिंक्ड। देखिए, ये ब्रांच्ड है और ये नीचे वाले क्या है, क्रॉस लिंक्ड। ओके, अनदर थर्ड टाइप, डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, ठीक, मोनोमर्स के किस अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स, यानी उनका अरेंजमेंट कैसा है, तो इस बेसिस पे दो टाइप के हो सकते हैं, कौन से, ब्लॉक कोपॉलीमर्स और ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स। ब्लॉक में क्या होता है, दीज लीनियर पॉलीमर्स आइडेंटिकल मोनोमरिक यूनिट अकर रिलेटिवली लॉन्ग सीक्वेंस, दे अकर रिलेटिवली इन लॉन्ग सीक्वेंस, ये ब्लॉक पॉलीमर। और जबकि जो ग्राफ्ट होते हैं, उसमें क्या है कि बैकबोन जो है वो एक टाइप का मोनोमर बनाता है और ब्रांचिंग दूसरे टाइप का। ध्यान दीजिए, ये कोपॉलीमर के कैटेगरीज हैं, कौन से, ब्लॉक पॉलीमर, लॉन्ग चेन जुड़े हुए हैं, और ग्राफ्ट में क्या है, कोपॉलीमर है तो मोर देन वन यूनिट्स हुई। इसमें से देखो, ए इज फॉर्मिंग द बैकबोन एंड बी इज फॉर्मिंग द branching. So such type of copolymers are called as graft polymer. Now, depending on orientation of monomer units in a polymeric structure, on the basis of orientation or stereochemistry, you can say these polymers may be isotactic, syntactic or atactic. What are isotactic? इसमें क्या है, the side groups of monomers lie on same side of the chain. साइड ग्रुप्स लाई ऑन सेम साइड। देखिए, ये दिस इज आइसोटैक्टिक, ऑल CH3 आर अपवर्ड, नेचुरल रबर, ये प्रोपिलीन का लिया है, पॉलीप्रोपिलीन, तो ऑल CH3 ब्रांचिंग्स आर ऑन अपवर्ड, ठीक है, सेम साइड है, तो आइसोटैक्टिक। सिनडायोटैक्टिक
means these branchings are arranged in alternate fashion, up down like this. Okay, so and another is atactic. atactic में क्या है कि रैंडमली जो कुछ भी है, जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, रैंडम है, यानी कि वहां पर कोई सीक्वेंस नहीं है। लाइक दिस वी कैन से ये दिस वन। अब इसमें देखें, यहाँ पर हम आपको दिस one upward 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 upward, all upward और all downward आइसोटैक्टिक, ये हो गए। अल्टरनेट फैशन में अगर है, यानी कि वन अप वन डाउन, वन अप वन डाउन, तो ये क्या हो गया, सिंडायोटैक्टिक हो गया, सिंडायोटैक्टिक। और अगर रैंडम फैशन है, यानी कि अप एंड डाउनवर्ड है तो, लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटैक्टिक। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन these polymers may be isotactic, syntactic or atactic. Okay, then another classification, homochain or heterochain polymer. If the main chain is composed of same species or same atoms, तो ये homochain like carbon carbon carbon। और अगर मेन चेन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोचेन। सो दीज आर वेज बाय विच यू कैन क्लासिफाई पॉलीमर्स according to the behavior of on heating. That is very important thing also. On the basis of behavior on heating, polymers can be divided in two categories, and that category is thermoplastic or thermosetting plastic, thermosets, thermoset कहिए आप, और thermosetting the same thing. Thermoplastics, these are simple plastics, you are aware with this, क्या है, on heating they become softened and they become plastic so that they can be converted to any shape by molding. Okay, so just like आपने क्या क्या, you have weared sleeper, रबर स्लीपर पहन रखा है, चप्पल जिसको हवाई चप्पल बोलते हैं, that is thermoplastic. अब आपको यहाँ पे इसको जानने की जरूरत क्या है, बिकॉज दे कैन बी कास्टेड, कास्टिंग समझ रहे, एक डेफिनेट शेप में पुट अप करना, मोल्ड कर लेना जिसको बोलते हैं। ओके, सो व्हेन दे हैव बीन हीटेड दे विल बिकम सॉफ्ट, ये थर्मोप्लास्टिक है। व्हाट आर थर्मोसेट्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स? दीज आर द पॉलीमर्स which change irreversibly into hard and rigid material on heating, यानी इनको जब आप हीट करोगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, थर्मोसेटिंग्स। और थर्मोप्लास्टिक्स क्या होते हैं भाई, सॉफ्ट होते हैं। सो इट मीन्स द थर्मोसेट्स कैन नॉट बी रीशेप्ड, उनको दोबारा शेप नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये हो गए दोनों के आपकी कैटेगरीज, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। व्हाट आर प्लास्टिक्स, अगर आपसे हम कहें व्हाट आर प्लास्टिक्स, ऑल द सिंथेटिक मटेरियल्स, एक जनरल टर्म है, all the synthetic materials other than elastomers usually referred to as plastic. अब आप कहेंगे व्हाट आर इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स की एक डेफिनेशन होती है, आप उनको खींचते हैं तो खींचने के बाद में क्या होता है कि वो अपनी ओरिजिनल शेप से पड़ते हैं, इलास्टिक और रबर अपने हाथ में लिया, ठीक है। तो जब आप उसको खींचते हैं तो खींचने के बाद में क्या, अगर these are, if they have been stretched rapidly at least 150% of their original length without breaking, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टोमर्स। इन सिंपल वे इलास्टोमर आप समझिए, आपके पास एक ऐसा रबर है या सब्सटेंस है, पॉलीमर है, जिसको आप 150% यानी अपनी लंबाई का 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना तक खींच लीजिए और वो ना टूटे, ठीक, एंड ऑन रिलीजिंग द स्ट्रेस वो अपनी पोजीशन पे आ जाए। जैसे आप रबर ले रहे हैं या कोई भी, तो उसको आप खींचें, कम से कम 1.5 गुना तक वो बढ़े और रिलीज करने पे क्या हो, ब्रेक ना हो, ठीक, उसको बोलते हैं इलास्टोमर। और इलास्टोमर के अलावा बाकी के जितनी जो प्लास्टिक्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोलते हैं।
ठीक, तो सिंथेटिक जितने भी सब्सटेंसेस हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिक्स। इट्स क्लियर। तो अब आपको इतनी बात समझ में, व्हाट आर पॉलीमर्स, पॉलीमर्स आर जाइंट मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और फिर क्या, दे आर कंपोज्ड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमर्स बोलते हैं, ठीक। दीज पॉलीमर्स में बी सिंथेटिक और नेचुरल, अनदर क्लासिफिकेशन, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, ठीक है। फिर various type of classification on the basis of chemical structure. This may be homopolymer or copolymer on the basis of polymeric structure. They may be linear or branched or cross-linked on the basis of arrangement of monomers. They may be block or graph polymer on the basis of tacticity, means अरेंजमेंट पैटर्न, वही आपको मैंने बताया था, ठीक, जिसको आप ये देख सकते हो, ये टैक्टिसिटी, ये ब्रांचेस का अपवर्ड डाउनवर्ड किस साइड में जाना। Those may be isotactic or syntactic and atactic. On the basis of thermal behavior, they may be thermoplastic or thermosetting plastic. On the basis of ultimate form, ये प्लास्टिक होंगे, इलास्टोमर होंगे, या फिर फाइबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। एंड दोज हैव बीन डिक्टेटेड, इसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट। Functionality. What is functionality? The functionality of a molecule is the number of reactive sites it has. Why we have to study it? हम अचानक पॉलीमर से हम अब क्या पढ़ने वाले हैं, पॉलीमर्स बनते कैसे, ठीक है। तो वहां पर मोनोमर पढ़ा है, तो मोनोमर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, ये स्टडी करने के लिए आपको क्या चाहिए, फंक्शनलिटी समझना है। फंक्शनलिटी जैसे मान लीजिए आपने ये कहा कि आपके पास एक ग्रुप है, सपोज आपके पास में एक कंपाउंड है, कुछ लिखा है, मोनोमर है CH3 CH2 CH2 OH, ये एक मॉलिक्यूल है। अब CH3 CH2 OH जब आप रिएक्शन करते हैं तो क्या इस OH को रिप्लेस कर सकते हैं, या OH लगा दिया, या मान लो आपने कहा COOH लगा दिया, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ये किसी वन साइड, यानी कि ये जो है किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कहीं वन साइड जुड़ सकता है, ठीक है। अगर आपने क्या किया, एक दूसरा हमने लिख दिया, क्या लिया, CH2 कर दिया, और ये लिख दिया क्या, HO, फिर उसके बाद में क्या लिख दूं, CO, ठीक, ये COOH, वही COOH मैंने इधर भी लिख दिया, चलिए ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ, ये क्या है, COOH। अब यहाँ पे दो COOH अवेलेबल है, लेट अस सी, यहाँ पर जो है वो दो COOH अवेलेबल है। अभी क्या है कि अगर इसको जुड़ना हुआ तो यहाँ पर वो केवल वन साइड जुड़ सकता है, जबकि ये मॉलिक्यूल क्या है, ये रिएक्शन करके दोनों साइड बढ़ सकता है। तो इसकी फंक्शनलिटी जो है वो कितनी हुई, 1 हुई, और इस मॉलिक्यूल की फंक्शनलिटी क्या हुई, 2 हुई। So simply, what is the definition? Functionality of molecule is the number of reactive sites it has, ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि अगर वो पॉलीमर बनाना हुआ, सिंपल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स हुआ, यू कैन अंडरस्टैंड। मैं अब दूसरी बात कर रहा हूं कि फंक्शनलिटी का इस पॉलीमर केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है। इफ इट इज अ मोनोमर, अगर मोनोमर इसको होना है तो कम से कम कितनी फंक्शनलिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2। यू कैन सी हियर, इस साइड भी बढ़ते हुए जाना है, इस साइड भी बढ़ते हुए जाना है, तभी जाइंट मॉलिक्यूल या लार्ज मॉलिक्यूल बन पाएगा। सपोज ये है तो ऐसे ऐसे सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं और फिर आगे फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, समझ गए भाई। तो अब ये चीज आपको समझना है कि अगर कोई केमिकल है, एंटिटी है, और इसको क्या बनना है, मोनोमर बनना है, तो मोनोमर बनने के लिए फंक्शनलिटी एटलीस्ट 2 होनी चाहिए।
ठीक है। जैसे आपने कहा एसिटिक एसिड फंक्शनलिटी 1 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दोनों साइड है 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है। तो एटलीस्ट अब सपोज 4 फंक्शनलिटी 4, हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस? सपोज वी आर हैविंग सी सिंगल बॉन्ड, 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 सी, ये लिख दिया। फिर हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये एक ग्रुप है COOH, ठीक है। इधर भी क्या हो गया, ये हो गया COOH। अब ये इस दो एंड पे तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि ये कहीं और भी जुड़ सकता है। कैसे? ये देखिए, सपोज दिस इज OH, दिस इज OH, ठीक। अब ये जो OH है ये किसी कार्बन से अटैच हुआ होगा, लेट अस सी। अब अगर ये OH हमने लिया और हम ये बोलें कि ये इस कार्बन से जुड़ा है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। तो बिसाइड्स एक्सटेंडिंग द चेन ऑन दिस एंड, वो इस साइड से भी जुड़ सकते हैं, तो ब्रांच्ड या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनाने की पोजीशन में हो जाएंगे, ठीक है। सो फंक्शनलिटी बहुत कुछ डिसाइड करती है कि ये ब्रांच चेन बनाएगा या क्रॉस लिंक्ड बनाएगा, किस तरह का पॉलीमर बनाने वाला है, ठीक। लेकिन ये एक बात है, अगर वो मोनोमर है तो मोनोमर की कैटेगरी के लिए एटलीस्ट 2 रिएक्टिव साइट्स होनी चाहिए, यानी फंक्शनलिटी एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। अब आप बोलोगे एक और मोनोमर हमारे पास है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हमने नहीं लिखा, वो कौन सा मोनोमर है भाई? हमने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी एक मोनोमर है और यहाँ पर जो फंक्शनलिटी है वो 2 मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी भाई? अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को हम इधर मूव करा दिए तो हमारे पास ये CH2 इस पर जो है वो क्या, प्लस, और इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, एक पर प्लस और दूसरे पर माइनस हो गया, तो दोनों एंड पे जो है वो क्या होता है, एक्सटेंड कर सकते। ओके, सो होगा क्या कि इस केस में मैं ऐसा कह रहा था कि यहाँ पर भी ये CH2 प्लस हुआ, ये CH2 माइनस हुआ, या फिर सपोज आपने कहा नहीं होमोलिसिस ही हुई, इस केस में सपोज करिए कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा हुआ है और ये होमोलिसिस ही हो गई, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये होमोलिसिस भी अगर हुई तो होमोलिसिस में आपको पता है क्या होने जा रहा है, होमोलिसिस में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और इसी बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे गया, सो वी विल बी हैविंग CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सो और उसके बाद में क्या है, ये फ्री रेडिकल बन जाएंगे, तो फ्री रेडिकल से भी दोनों एंड, एक तरह से क्या हुआ कि पाई बॉन्ड के कारण 2 रिएक्टिव साइट्स रेडी हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी भी फंक्शनलिटी 2 मानी जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शनलिटी। मैंने बताया मोनोमर यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट फंक्शनलिटी 2 होनी चाहिए। नाउ depending on the functionality of monomers used, we will get linear or branch change or 3D or cross-linked polymers, मैंने डिस्कस कर दिया। Now what types of polymerization? Polymerization means the way or reaction by which a polymer has been formed. Polymerization simply means way or mode or reaction by which a polymer has been formed. Basically 2 types, addition polymerization and another is condensation polymerization. Okay, so addition polymerization is characterized by self addition of monomer molecules. Okay, so self addition, जैसे मैंने बताया आपको इथीन में बार बार दे रहा हूँ बिकॉज दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल, इथीन मॉलिक्यूल है तो इससे वो पॉलीइथीन बना लिया, एडिशन हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में एडिशन ऑफ ओपनिंग अप द रिंग स्ट्रक्चर्स, इसको भी आप ओपन अप कर सकते हैं, कैसे?
यहाँ मान लीजिए मैंने आपको इसे एक्सप्लेन कर लिया दिस में, ठीक है भाई। तो देखिए अभी क्या है कि जो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं दिस वन, अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन करने पे क्या हुआ कि एक तरफ ऑक्सीजन जाने वाला है दिस वे, ये ऑक्सीजन सपोज इधर आ गया, ठीक है दिस वे। तो अब इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, और इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, O पे माइनस। ये तो CH2O और इधर OCH3 इधर आगे एक्सटेंड करती हुई चली जाएगी। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन में आपको ये समझना है दिस वन। दूसरा क्या आता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर कुछ और करते हैं। कौन सा, नायलॉन का फॉर्मेशन, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक। वहां पर क्या होगा, कंडेंस कर जाएंगे, जैसे आपने कहा फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन 66। तो नायलॉन 66 में क्या हुआ कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो निकलेंगे कंडेंसेशन में। जैसे कि आपने कहा यहाँ पर वाटर निकला या HCl निकला, कुछ और इस तरह से निकलते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं, दोज विल बी रिमूव्ड आउट। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल फिर से एक्सप्लेन कर दूं लेके, जस्ट लाइक दिस, आपके पास में अगर मान लीजिए हम लिख रहे हैं HOOC यानी COOH, फिर CH2, फिर CH2, फिर हो गया CH2 और COOH। एक मॉलिक्यूल हमने ये 4 कार्बन का लिया, यू में टेक अप टू 1 2 3 4 5, एक और बढ़ा देते हैं CH2, 6 कार्बन का। 6 कार्बन का हमने क्या किया, एक एसिड ले लिया, ठीक है। अब 6 कार्बन का हमने एक एसिड ले लिया और इसके साथ में क्या करें, कुछ और बढ़ा लेते हैं, प्लस H2N, NH2 जिसको लिख रहे हैं, फिर CH2, फिर हो गया CH2, फिर हो गया आपके पास CH2, CH2, कार्बन नंबर 1 2 3 4, देन CH2 5, CH2 6 कार्बन का हो गया, देन NH2। अब हम इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर ऐड करते हैं तो क्या होने वाला है, देखिए इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर हम ऐड करें तो हम यहाँ पर आपको बताएं, इसका OH और इसका H मिलकर H2O बाहर कर देंगे, यानी कि माइनस क्या हो गया, H2O, ठीक। तो ये बोलते हैं कंडेंसेशन, मॉलिक्यूल्स विल कंडेंस आउट। इसी तरह से ये OH से उधर कोई NH2 जुड़ेगा, NH से उधर कोई COOH जुड़ेगा, फाइनली यू विल गेट समथिंग डिफरेंट। आपको क्या मिलने वाला है भाई, आपके पास में दिस, आपके पास में क्या हो जाएगा, CO, ये खत्म, यानी कि ये चेन एक्सटेंड कर रही है, यहाँ पर NH, एक हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, चेन विल बी एक्सटेंडिंग, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, CONH, CO हो गया और ये क्या हो गया, NH, दिस वन, ठीक है। तो ये इस तरह से कंडेंस कर जाएंगे। तो एक चीज मस्ट है कि यहाँ पर दिस वन, elimination of small molecules and they are forming amide bond, CONH, so that we can write frequently C double bond O, और ये क्या हो गया, NH। अब NH है, इसके आगे एक्सटेंड करके, इसके आगे एक्सटेंड करके, दिस इज amide bond।
So this is condensation polymerization. Now what we have to discuss further, हम लोगों को एक एक पॉलीमराइजेशन की डिटेल्ड मैकेनिज्म पढ़नी है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं. थैंक यू.